नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में परिवहन विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए और कार्यशाला के दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया और इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जाए इस पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौतें सड़क हादसे की वजह से होती है। इसी को देखते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नियमों के सख्त पालन पर जोर दिया गया। परिवहन विभाग का कहना है कि इस तरह की कार्यशालाओं से अधिकारियों को बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। की प्रशिक्षण तो 170 देशों में अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट न हो इसके लिए परिवहन विभाग क्या कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो देश का, दुनिया का यदि छठा देश हो, यदि देश हो उत्तर प्रदेश तो दुनिया का छठा देश हो, तो 170 पर मत जाइए आप। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, जहाँ की आबादी 25 करोड़ है। बहुत सारे देश की आबादी, कई देश को मिला देंगे तो 25 करोड़ की आबादी नहीं होगी। यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है, सड़कें ज़्यादा हैं, तो दुर्घटनाएं निश्चित तौर पर यहाँ पर ज़्यादा होती है। लेकिन यदि आप सभी पॉपुलेशन, गाड़ी, रोड ये सब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बहुत पीछे नज़र आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग इसको भी दुर्घटनाओं को 50% कम करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि सड़क दुर्घटना को कम से कम 50% में कमी लाने का आप लोग कोशिश करिए। और इसके लिए आज हमारे सभी अधिकारीगण 2 दिवसीय इस पर अपना चिंतन करेंगे और बाहर के भी एक्सपर्ट आए हैं। अभी हमारे रोहित नेजा जी जो IERT के निदेशक हैं वो भी यहाँ हैं। तो सभी लोग जो इसके एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे अधिकारियों को बताएंगे और उसके अनुरूप हम लोग उत्तर प्रदेश में कार्य करेंगे। ये ARTO रोड सेफ्टी का एक पद सृजित किया गया है, लेकिन उसके कागजों पर तो हो गया। अभी ARTO रोड सेफ्टी नहीं, हम लोग MBI भी पद बदल दिया गया, लेकिन MBI को ये कमीशन में चला गया है। कमीशन में प्रतिवेदन गया हुआ है, वहाँ से लोग अभी जब नायब PCS का जो एग्जाम होगा उसमें से हमको जो है 18 जो है ARTO परिवर्तन सड़क सुरक्षा का पद मिलेगा और 18 हम अपने से प्रमोशन करके उनको भर लेंगे। सड़क सुरक्षा में जो कमी नहीं हो रही है, जो मौतें हो रही हैं, उसमें आपने माना है कि जो लाइसेंस जो जारी हो रहे हैं उसमें बड़ा परीक्षण नहीं हो रहा। इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि इसके लिए प्रशिक्षण भी अनिवार्य होना चाहिए सर? ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग होती है और उसके नए सिस्टम बनाया गया, सिमुलेटर और बाकी सब चीज़ें भी लागू किया गया है। तो हमने कहा कि और इसको सख्ती से इसको अनुपालन हो, बिना प्रक्रिया अपनाए हुए किसी भी कीमत पर। क्योंकि देखिए, लर्निंग लाइसेंस तो हमने ऑनलाइन कर दिया है। पिछले 3 वर्षों में हमारा डिपार्टमेंट एक भी लर्निंग लाइसेंस नहीं बनाता है। पिछले 3 वर्षों में एक भी लाइसेंस नहीं हमारा डिपार्टमेंट ने बनाया। लेकिन जो परमानेंट लाइसेंस जब दिया जाता है तो उसकी टेस्ट होती है, तो उस टेस्ट को कड़ाई से पालन हो और बिना प्रशिक्षित व्यक्ति को परमानेंट लाइसेंस न मिले, इसका मैंने निर्देश दिया। मंत्री जी, लखनऊ, अयोध्या और बनारस सबसे संवेदनशील जिला है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन प्रवर्तन दल यहाँ पे है ही नहीं, कोई आना नहीं जाता, क्यों? नहीं है, अभी लखनऊ में मैंने पोस्ट किया है परिवर्तन ARTO पहले से थे, ARTO मैंने वो किया और बनारस में भी है। अब कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर कोई ना कोई अधिकारी न हो। अधिकारियों की कमी इसलिए है कि हमारे जो PTO संवर्ग है उसे प्रमोट होकर के ARTO बनते हैं 50%, वो सुप्रीम कोर्ट में से स्टे ले रखे हैं। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय नहीं लेगा, मैं उस पर निर्णय नहीं ले सकता। कायदे में तो मंत्री जी कि ARTO प्रोटोकॉल होना चाहिए, लखनऊ में तो बहुत जरूरी है। नई दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने मंगलवार को औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया और दिल्ली में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी शामिल
शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। नितिन नवीन एक वरिष्ठ राजनेता है जो बिहार विधानसभा के 5 बार विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं और उन्हें उनकी मजबूत संगठनात्मक पकड़ और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाना जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी और कहा कि पार्टी के भीतर संगठनात्मक चुनाव की पूरी प्रक्रिया बीजेपी के संविधान के अनुरूप और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुई है। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीते 1-1.5 वर्षों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का पर्व, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। निवर्तमान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नितिन नवीन के अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बंगाल कमल खिलाएगी। वे पुदुचेरी और तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे। वे असम में सत्ता में वापस आएंगे और केरल में भी अच्छे परिणाम देंगे। बीजेपी इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अब बंगाल में भी कमल खिलाएगी, बंगाल में भी कमल खिलाएगी। पुडुचेरी में और तमिलनाडु में हम सरकार बनाएंगे, असम में हम फिर से सरकार में आएंगे और केरल में भी हम अच्छे नतीजे देंगे। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा। आप सब लोग प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं
मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जो मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी, मैं अपने सीमित जो हमारी कार्य करने की क्षमता रही, उसमें जो कुछ भी आप सबके सहयोग से कर सका वह मैंने करने का प्रयास किया है। इस जिम्मेवारी को निभाते हुए अगर मैंने किसी के दिल को कहीं कुछ कहा हो जिससे चोट पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वह मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैंने कहा होगा, लेकिन आप सब लोगों ने जिस तरीके से पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है उसके लिए मैं आपके माध्यम से करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से हम पार्टी को सफलतम तरीके से आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं और आगे नितिन नवीन जी पूरी ताकत से इस पार्टी को, इस महान पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम सब लोग मिलकर उनका सहयोग करते हुए पार्टी को और नई बुलंदियों पर ले जाएंगे और जो नई स्थान हमारे छूट गए हैं प्रदेश, वहां भी कमल खिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। केरल से बड़ी खबर, सबरीमाला सोने की चोरी मामले को लेकर केरल सचिवालय के बाहर सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां प्रदर्शन सामाजिक धार्मिक संगठन और सबरीमाला कर्म समिति की ओर से किया गया, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई गई। इस विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार भी शामिल हुए। सबरीमाला कर्म समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SJR कुमार ने आरोप लगाया कि सबरीमाला और हिंदू धर्म को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सबरीमाला सोने की चोरी की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी जैसे सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन पूर्व रीनानकोर में देव शोवम बोट TDB के सदस्य KP शंकरदास की गिरफ्तारी के बाद तेज हुआ है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने उन्हें सबरीमाला सोने की चोरी मामले में हिरासत में लिया है और गिरफ्तारी के औपचारिक रूप से उस निजी हॉस्पिटल में दर्ज की गई जहां KP शंकरदास पिछले कुछ दिनों से इलाज करा रहे थे। पुलिस सूत्र के मुताबिक और कोलम विजिलेंस कोर्ट को गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई है और SIT अब उन्हें आगे की इलाज और हिरासत के लिए तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल शिफ्ट कराएगी। People are bent upon destroying Sabarimala, destroying Hindu religion, Sanadharma. We are hearing a lot of noise against Sabarimala, against Sanadharma and all that. So this is the atmosphere. So based on that, we are trying many things, and we are getting a lot of reports about how this Devasam board is managing the Devasam board temples, especially in Travancore. Also in Cochin, there are 5 Devasam board. Everywhere it is happening because all these Devasam boards are politically appointed. So the government in power, they always appoint these people who are well known to them, irrespective of whether they are believers or not. But as per the law, even the Travancore, Cochin, Devasam Hindu Place of Public Worship Act, it is very well clearly mentioned. The person who is appointed to the Devasam board, because they are going to manage it, they should be a believer, they should be a devotee like that. But can you say any one of this? I don't believe. And it was happening for so many years, except for the first appointment in 1949, where Manatha Padmanabhan and R. Shankar were there. But subsequently it became all political appointment. So this is the scenario. So every temple managed by Devasam board, there is many different kinds of theft, malpractices, and lot of things happening, lot of missing things happening. So this is there. So ultimately when in 2025, September 7th, when Prashant was Devasam board president, actually the report came from Jayakrishnan, that is Justice Jayakrishnan, who is the Special Commissioner. He has reported that certain gold covered items are missing. That is why it came to light.
So he has unearthed, along with there was some vigilance initially, and also there was some bench of Honorable High Court. They have dug into the case and found that it has been happening for quite some time, right from 2019, and so many instances, doors removed, door frames removed, Dwarabala Vigrahas removed, and so many idols missing. These kind of things happen. So it is such a serious dimension, and I think it will be noted in history. I'm telling you. Somnath temple, you know that, in 1006, and in fact this is the 1000th year, and a lot of gold was missing, gold was stolen. So such a happening in Sabarimala, so definitely it will be written in the history in the whole world that this loot is not a small loot. Thousands of crores of worth gold has been looted. So far we don't know the dimension. The inquiry is still going on. That is one thing. Anyway, to cut short, see, the inquiry is entrusted with SIT assigned by the Honorable High Court. But initially itself we knew that the SIT is formed from the Kerala police. So how much they can get involved in this? Because there is always a political power, control. So, and we said that even I have written to the additional Chief Secretary. He is in charge of home. I have written him. This cannot be genuine, properly done, and definitely it has to be handed over to the CBI or some agency like that, independent. But they have heard. But now, I think any common man has come to know that the SIT is not impartial. They are very partial, especially in arrest. You know, Shankar Das, even the Supreme Court said, you know, I don't know how to say that comment. But he was scot-free. That time Tandri was arrested. Tandri was never in any case. And High Court has mentioned so many names. You arrest those people. Even Prashant, even Kadakampalli Surendran. But they have not touched them. But some person who is deity's close, associate, or according to Hindu Dharma, temple belief, Tandri has got a very high esteem, very high place. So such a person was intentionally arrested. One thing, to divert attention, because election is coming. So they want to divert the attention from the political CPM leaders who are in the jail and who are subsequently going to be in the jail to a person related with the deity or belief system. Again, I am telling you, it was like 2000. So that is one thing. Second thing, actually, see, another thing, there is absolutely no way to align him with this case, because even in the remand report, if you look at this, there is absolutely nothing which can relate. There are 11 pages remand report I have gone through. There is absolutely nothing. And one thing they are saying, he has broken the belief system. How? That means the first person who to be arrested for that is Pinarayi Vijayan, who broke the belief system in 2018. Moreover, there is no provision for the belief things or any such things in the IPC or even DNS. So there is no provision. So see, that kind of flimsy ground they have arrested, and he has taken around and he has recovered Vaji Vahanam. So, but now the SIT has to take the Vaji Vahanam and keep it back to his house. That is the thing now, because this there is no rule. 2012, the Devasam Board has come out with a rule that they have no right. But absolutely, the Devasam Board has no right to decide on our rituals and practices. They have to look after only the administrative part, but they have overdone that. So the High Court in 2017, when the Vaji Vahanam thing, actually they have appointed Advocate ASP Kurup as a special commissioner to watch the installation of the new Kodimaram, and he has written a report that Vaji Vahanam was handed over to so and so, all the proceedings, and court has approved it. So who is more powerful, this Devasam Board or court? So that means SIT has done broken the rituals. You understood? So this is the thing. So now there are so many things. I don't want to, because there is no time. So the issue is very big. So now we are asking for a CBI inquiry because SIT has proved to be unreliable. तमिलनाडु से जुड़ी बड़ी खबर। तमिलगा विक्ट्री कागजगम यानी टीवीके के नेता CTR निर्मल कुमार ने करूर बगदाड़ मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। निर्मल कुमार ने सोमवार को कहा कि उसकी पार्टी इस मामले में सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करती रहेगी। दरअसल सितंबर 2025 में करूर में हुई बगदाड़ की घटना में 41 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ANI से बातचीत में CTR निर्मल कुमार
ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्हें आगे की किसी तारीख या नए सामान की कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि पार्टी जांच एजेंसी के साथ सहयोग जारी रखेगी। English, if you could brief us about the today's interrogation just now. No, see, you all know there has been a witness summon issued to our leader. This is the second day. Our leader came to appear based on the request by the CB officers. And you know what has happened. The whole India, whole media, everyone knows who is responsible for this incident whichever happened in Karur. And definitely we are always here to cooperate the investigation agency. And we know like who was behind this, and the whole Tamil Nadu knows. You know, the MPs from Delhi, they came and they did an investigation and they went to the press and they spoke what has happened in Karur. And apart from that, last time when Home Minister Amit Shah ji was present in Tamil Nadu, in front of him the state the district MLA, Karur MLA, the state BJP president openly mentioned that Sendil Balaji was responsible for the death of the 41 people. In front of Amit Shah ji it was mentioned. So definitely we wanted the investigation to go in proper, and we wanted the real culprits to be brought to the justice, and we wanted the investigation to go properly. And we don't have any hesitation to come and appear here because we wanted the justice to be given to the Who are behind this? As you are saying that we know. No, see, we know, and I have given all the examples whichever has been mentioned by the leaders. If I mention anything, that will be a one-sided one. And I have mentioned the issues, whoever has done, what are the leaders and the MPs, whoever has mentioned, I have already told that. If I mention something, it will be one-sided. We wanted the investigation to go in a proper way, and definitely we are here to cooperate all this. And all these incidents need to be taken into account, and all these investigations need to be done. Nirmal, And we are elections on the very threshold. Any further interrogation dates? No, till now there is no such information, and no further summons are issued. Thank you. As a political vendetta. So do you see this as a political vendetta? See, one thing, I don't want to answer all these rumors further, and definitely we are not here to address any of those political issues here, and we have come for the investigation. Thank you. Please. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होमबिल टीवी भारत।